अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं रांझा और रांझे पर वारी सदके जाती हुई हीर पे। तेरे सदके जावा है हीर दे तू किड्डा वैरी है ते बांसुरी मेरी ते इंज मस्त होया जिवें मझ ने सप खादा है। ये कौन साहब है? ये जुनैद साहब मेरा वड्डा भरा जे, बल्कि ज्यादा वड्डा भरा जे। ये जो जालिम ने दोवें मियां बीवी जिन्हां दी वजह तो मैं घर छड्डिया सी और अज ये भरजाई जिन्हें सड़े परौंठे भेज के ते मेरे दोस्तां दे विच मेरा मजाक उड़वाया सी और मैनू ताना मारिया सी कि वेखांगे जदों तू हीर विआह के ले आएगा। उसे हीर नूं अजे दोवें जने विआहण आए जे कुदरती एयर कंडीशन बस ते बैठ के। सत पिंड मेरी कंड नहीं ला सके, आ तेरे सरे परौंठे ने मेरी कंड लवाई है। ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਾੜੇ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਟਾ ਫੇਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਹੀ नहीं आंदा सुआए चूरी दे। नहीं राजा जी, लड़के के घर वालों की इतनी ख्वाहिश तो फितरी होती है ना कि नई आने वाली को कुछ ना कुछ जो है वो घरदारी आती हो, कोई सीना परोना खाना पीना आता हो। अब बाबू जी खाना पकाना जाके उथे सीख लेवेगी, किसी कुकिंग स्कूल च पा देंगे इन्हू। बल्कि हीर गूगल भी इस्तेमाल कर लेंदी है। जनाबी आली हुण ते नेट ते हर खाने दी तरकीबां पईयां ने। एक दिन ने गूगल तो वेख के मैनू इहो जे नूडल्स बना के दिते ने कि मेरा दिल करे कि थौड़ी फड़ के नक ते मार के जापानी बन जावां। मेरा मतलब है सारी जिंदगी उस बेचारी ने मेरे लिए चूरी बनाई है, चूंकि मैं चूरी दा ही आशिक सा। अच्छा, वैसे मार ला नक ते थोड़ी, मज्जा चारण दा तेरा काम है, गोए दी बो नहीं आएगी तेनू। ये जुनैद साहब सुन रहे हो, बसां च सेंट बेचण वाला बाबा की कहण दे। ये तो चाहता है कि रांझा डी शेप हो जाए ते हीरे दे मगरों ले जावे, मगर जुनैद साहब नहीं। इस बेचारी ने सारी जिंदगी मेरे पीछे कट छड़ी है, मैनू ही चूरी खवाई है। बेचारी नू चूरी तो अलावा कुछ पकाना ही नहीं आउंदा, चूंकि इनू ही पता सी कि मैं इहदी चूरी दा ही ते आशिक हां। अच्छा, हम समझते रहे अब इसके आशिक हैं। नहीं जुनैद साहब, मैं बट्टां दा मुंडा हां, मैं सिर्फ खुराक दा आशिक हुंदा। औरत ते दूजी तरजीह हुंदी है ना जी, जिदे हथों चंगी खुराक पक रही है, मैं ते ओदा ही आशिक। सो जुनैद साहब, मेरे इस भरा ते भरजाई नू समझाओ, हौली हौली खाना पकाना भी सीख लेगी। कोई जरूरी नहीं होंदा कि कुड़ी हुण पेकियों ही सारा कुछ सीख के आवे। ये बड़ी बुरी गल है जुनैद साहब के ससुराल ताने मारने शुरू कर देंदे ने। बई तुसी भी धी बना के खड़नी है, तुसी कुछ सिखा लेना जेड़ा उन्हें नहीं सिखिया, वरना लै ते मैं जानी ही है। थो करे मुंडिया, ले तू जानी है, ले जाना ही ते ब्याह करके लेके जा। शादी भी इज्जत है पिंड च। यार ब्याह करके खड़ांगे और मैं पीस करके खड़नी। उंज खड़नी हुंदी तो मैं कदों दी लै गया हुंदा, जिड्डी मैनू प्यारी लगदी है। मैं सदके जावां, वेखो तो सही छोटे मकान दी टल्ली वर्गा मूंह है ओदा। आ मेरी भतीजी ना हुंदी ते मैं भी कह देना सी कुड़ी दा बड़ा मंजे होटल ते शामी कबाब वर्गा मूंह है। बस सच्चा अच्छा कह दो, खबरदार मेरी जिंद जान नू शामी खुआ वर्गा क्या के भैड़िया ने सवार वाली डब्बी दे शीशे वर्गा मूंह ही। सो जुनैद साहब, ये सारे दुश्मनों नू दस दियो कि हीर दे बगैर मैं घर नहीं जाना। यार, अगर तुम्हारे घर वालों की यही शर्त है तो उसको कुकिंग सिखा दो थोड़ी सी। ओ जी, ये सिखा लेना हजूर, मैनू तो बेचारी चूरी बना बना देन डई है। असल साजिश मैं तुहानू दसना, ये मेरी भरजाई जी जेड़ी इस मस्कीननी कली कोल सारी जिंदगी है मेरा भरा रज्जिया नहीं। ये हुण ये साजिश ही कि 3-4 औरतां चंगी रोटी पकाने वालियां इकट्ठियां होके पकाइए ते किसे ले एक डंग दी ते पूरी खा ले। अगर यही मकसद है शादी का तो इकट्ठी 4 करो फिर तुम। जुनैद साहब, मैनू ते इहदे बाद कुछ नजर ही नहीं जे आंदा। रब जानदा, मैं ते जो भी वेखना वा जिंदगी च इहदे थ्रू ही वेखना। देखो तो सही, बड़ा इहदा बच्चियां दी दूरबीन वर्गा मूंह। वैसे
वैसे हमारे यहाँ ये भी कैसा अजीब एक माशरती अलमिया ऐसा बना हुआ है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जो कुछ सीख के आएगी लड़की वो अपनी 18-20 साल 22 साल की उम्र में अपने घर से ही सीख के आएगी। हाँ जी। फिर बाद में सीखने का अमल रुक जाएगा, बाद में भी सीखा जा सकता है बहुत कुछ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਏ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਜੂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੀਰ ਰਾਂਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਘਰ? ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਕੱਢ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਐਡੀ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਿਮਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਿਮਕ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ 2-2 ਘੰਟੇ ਨਿਮਕ ਦਾ ਢੇਲਾ ਚੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। उसके बाद भी बाज नहीं आया, सबसे पहले वही आटे का पेड़ा निकाल के खाता था। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਆਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੋ ਭੈੜਿਓ, ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ੈਫ ਜ਼ਾਕਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਹੁਮਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦੇ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਟੇਕਵੇ ਖੋਲਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ? ਭਾਜੀ ਜੋ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਕਵਾ ਲਓ। ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਣਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਓ ਯਾਰ, ਕੋ 13 ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਓ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਓ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੌਂਠਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਸੁੱਟਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਘਿਓ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਸੁੱਟਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਨੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੀ ਸੀ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਚੂਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। डाइट चूरी। ਰਾਂਝਣਾ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਚੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਨੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਓ ਭਾ, ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੈਮੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੂਰੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਆ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੋਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਤੋਤਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਲਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੈੜਿਆ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖ ਓਏ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆ ਜੀ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਾ ਵੜ ਦਵੇਂ। ਉਹਨੇ 9 ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ 10 ਦਾ ਵੱਢਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਓਏ 10 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਖ, ਰਾਂਝਾ ਪਹਿਲੇ ਵੱਢ। ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਢਣਾ? ਤੁਹਾਂ ਚੌਲਾਂ 'ਚ ਰਾਂਝਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੱਢ ਲਵੀ ਰਾਂਝਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। मेरी बात सुनो, हीर को सिर्फ खाना ही ना पकाना आता, क्यों उस बेचारी को परेशान कर रहे हो? ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਹੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਉਹ ਚਾਚਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਅੱਖਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਏਡੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਟੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਛੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? अच्छा, एक मेरी बात का जवाब दे। आप ये तवक्को कर रहे हैं, बल्कि डिमांड कर रहे हैं कि हीर को शादी से पहले ही परफेक्ट होना चाहिए और सब कुछ आना चाहिए उसे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपके घर में जितनी ब्याही जाने वाली बच्चियां मौजूद हैं उनको सब कुछ शादी से पहले ही आता है? ਆਹੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਵਹਾਏ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ, ਇਹ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ?
ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਲਓ ਰਾਂਝਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ आप ये ना पूछे कि भाईजान को क्या पसंद है, ये पूछे कि भाईजान को कितना पसंद है। इसका मतलब है यहाँ कोई भी सीरियस नहीं है। वो तेरी शक्ल भी पेंसिल ना मिलती है, मुंह ना लिख लिया कर। चाचू अगर आप मूंछों वाले बाल ठोड़ी पे रख ले तो आपकी शक्ल भी मारखोर से मिलती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम बुनियाद कहाँ से डालते हैं इस जुमले की, हम बीज कहाँ पे बोते हैं इस जुमले के, जब हम अपने बच्चों को ये बावर करवाते हैं कि तुम किसकी औलाद हो, अगर कहीं लड़ाई हो जाए फौरन मेरा नाम लेना। यार क्यों नाम लेना? अपने बच्चों को ये समझाएं कि तुम किसी तुर्रम खान के बेटे नहीं हो, तुम एक आम शहरी के बेटे हो। फैला भाई, आप कभी गौर करें कि हमारे माशरे का बिगाड़ जो है जी उसकी बुनियाद कहाँ पे हम डालते हैं, या हमारे यहाँ जो पूरी एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ये लड़खड़ाना कब शुरू करता है? मेरी एक आजाना सी राय है जी कि इस दोनों तीनों ये जो भी हमारे यहाँ चलता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं नजर आता, कोई नज्म ज़ब्त नजर नहीं आता, इसके पीछे एक जुमला कार फरमा होता है या एक सोच कार फरमा होती है। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। बहुत अच्छे, तुम नहीं जानते बिल्कुल ठीक बात है। मैं यही कहने लगा था कि ताकत जो है ना हमारे दिमागों में जो फंसी होती है जी बल्कि उबल रही होती है, उससे ला ब्रेकिंग होती है। यानी कई लोग जो है वो जबान से इसका इजहार कर देते हैं, कई लोग जबान से नहीं करते तो अपने अमल से कर देते हैं। किसी न किसी अंदाज में जगह पे फंस गया ना बेचारा, साइकिल इसकी लग गई, वो उतर के कुटना शुरू हो गए। गोगा कहता है तू नहीं जानता मैं कौन हूं, वो कहता जानने हैं ताई तो उतर के मारन डे। सड़कों पे देख लें, दफातर में देख लें, कहीं पर भी देख लें, पुलिस के साथ हम डील करते हुए हमारा पहला जुमला कहे या बिन कहे यही होता है, तुम नहीं जानते मैं। अब जो हमारी साइकी है इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? अवाम को या हुक्मरानों को या फिर ब्यूरोक्रेसी को या कानून नाफिज करने वाले इदारों? मेरा ख्याल है कि तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के सारे ही किसी न किसी हद तक जो हैं वो इसके जिम्मेदार है। अवाम हम बुनियाद कहाँ से डालते हैं इस जुमले की, हम बीज कहाँ पे बोते हैं इस जुमले के, जब हम अपने बच्चों को ये बावर करवाते हैं कि तुम किसकी औलाद हो, अगर कहीं लड़ाई हो जाए फौरन मेरा नाम लेना। यार क्यों नाम लेना? अपने बच्चों को ये समझाएं कि तुम किसी तुर्रम खान के बेटे नहीं हो, तुम एक आम शहरी के बेटे हो। अगर तुर्रम खान के हो भी तो कानून से बाला कोई तुर्रम खान तो है ही कोई नहीं ना। अब ये देखें ना, ये जो हमारे तुर्रम खानी है ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यही 2-4 मुल्क हैं जिनके ज़हनों में ये तुर्रम खानी फंसी हुई है। आप देखें पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप देखें, कहीं पर भी ये तस्वुर मौजूद है कि पुलिस आपको रोकती है तो आगे से जवाब मिले कि डू यू नो हु आई एम? ओ यार तुम कौन हो? तुम एक शहरी हो भाई। या दूसरी बात, आप कभी सोचें किसी दुनिया में आपने किसी मुल्क में किसी घर के बाहर नेम प्लेट के ऊपर उसका ओहदा लिखा हुआ देखा है? नहीं। किसी दुनिया के किसी मुल्क में कार की नंबर प्लेट के साथ एडवोकेट या प्रेस लिखा हुआ देखा है? ये बताने का क्या मकसद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी, यही वो बता एक रहे हो। सिपाही को डराने के लिए, जो बेचारा एक मस्कीन वार्डन खड़ा है उसको डराने के लिए ये प्लेट होती है। अच्छा, ये क्यों हमारे दिमागों में आता है? क्यों सर? ये जो हम हटो बचो वाला कल्चर डिस्कस करते हैं कभी कभी कि अगर कोई एसपी जा रहा है तो उसके साथ भी प्रोटोकॉल है, गनमैन है। अगर कोई डीसी साहब जा रहे हैं तो उनके साथ भी प्रोटोकॉल है, गनमैन है। वजीर साहब भी वैसे ही फिर रहे हैं, एमएनएस एमपीएस भी वैसे ही फिर रहे हैं। तो फिर लोगों के जहनों में ये आता है कि इसका मतलब ये है कि अगर ये कह सकता हूं मैं कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, तो ये कह देना चाहिए, क्योंकि इनका तो बड़ा टैका होता है। इसलिए मेरा ख्याल है जितनी देर तक ये हटो बचो वाला कल्चर चलता रहेगा
उतनी देर तक ये फिक्रा खत्म नहीं हो सकता। और कि मेरा ख्याल है कि तुम नहीं जानते मैं कौन। इसका आगाज जो है वो बच्चों की तरबियत से ही होना चाहिए कि हर शख्स अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करे कि तुम एक आम शहरी हो, जितने मर्जी मजबूत हो, अमीर हो, बाअसर खानदान से ताल्लुक रखते हो, इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है, तुम एक आम शहरी हो। अब आ जाए दूसरी तरफ हमारे हुक्मरानों का इस हवाले से क्या। अब देखिए, हुक्मरान चाहते ही नहीं है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। वो कहते हैं कि मैं वजीर आला, गवर्नर या वजीर या MNA MPA बना ही इसलिए हूं कि मेरे अजीज रिश्तेदार मेरे नाम का फायदा उठाएं, क्योंकि इन्होंने ही अगला इलेक्शन मुझे लड़ाना है और पिछला इलेक्शन इनकी वजह से, मैं अपने दोस्तों की वजह से जीतता हूं। तो इनका ये हक बनता है कि ये मेरे नाम का इस्तेमाल करें। ना हमें उस वक्त अपनी माशरती अक़दार याद आती हैं, ना हमें उस वक्त अपनी दीनी अक़दार याद आती हैं। मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो उन्होंने जो बेआबाद ज़मीनें थीं ये गरीबों में तकसीम करने का ऐलान फरमाया था, यानी ज़रई इस्लाहात की थी जिनका आज शोरा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में इन इस्लाहात का आगाज़ किया था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक रिश्तेदार अदी बिन काब थे, उनकी बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई थी। तो जब उनकी ज़मीनों की तकसीम का मामला दरपेश आया तो अदी ने कहा कि तुम नहीं जानते कि उमर मेरा रिश्तेदार है। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसकी ज़मीनें ख़त्म करो, मैं बतौर खलीफा किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बड़ा यहाँ पे रवाज है और ये ना ख़त्म होने वाला है। जी जी। अभी तक हम पिछली हुकूमतों को भी जैसे रोते थे, आज भी उसी तरह है। बिल्कुल वैसे। प्रोटोकॉल वैसे ही हैं, सारा कुछ वैसे ही है। मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है आपकी कि बच्चों को भी ये बताया जाए कि भाई जी आप किसी तुर्रम खान के बेटे नहीं थे। कानून सबसे बड़ा तुर्रम खान है, कानून से हम नहीं बाज सकते, ना तेरा अब्बा ते ना तू। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ हुक्मरान जो है या जो ताकत वाले लोग हैं वो भी अपना बिहेव चेंज करें, वरना बच्चे जो है ना वो बात पे यकीन नहीं करें। एक बात का ऐलान कर दें, कोई वजीर बनता है, वजीर आला बनता है, गवर्नर बनता है, कुछ भी बनता है, MNA MPA बनता है, वो बबांगे दोहल दो टोक अंदाज में इस बात का ऐलान कर दे, कानून नाफिज करने वाले इदारों से कह दे कि मेरा नाम कोई भी मेरा बेटा, बेटी, भतीजा, भांजा इस्तेमाल करे, उससे मरूब होने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको सजा दो ज्यादा। ये शुरू में 2-4 ऐसे वाक़यात आएंगे, माशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कायदे आज़म रहमतुल्लाह, हाँ, जब उनके भाई ने कार्ड भेजा था, ब्रदर ऑफ कायदे आजम लिखा हुआ था, तो कायदे आजम ने वो विजिटिंग कार्ड उठा के फेंका था और कहा था कि आइंदा के बाद इस शख्स को यहाँ ना आने देना। सीधी बात। ये मैं समझता हूँ कि हर बंदा जिसको 4 बंदे जानते हैं उसके ज़हन में ये होता है कि मुझे नहीं जानते मैं कौन। ये गलत बात है। इस फिक्रे को वाकई खत्म होना चाहिए, वरना पूरे मुआशरे में एहसास कमतरी रहेगा और एहसास कमतरी का शिकार जो मुआशरा होता है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और ये जो रवैया है ना, एक दूसरे को देख देख के वायरस की तरह फिर फैलता है। अब 2 दोस्त हैं, बाइक पे जा रहे हैं, वो एक मतलब उस बाइक को रोका है और पुलिस वाले ने नाम ले दिया जी मैं फलां का बेटा हूं, तो जो उसके साथ दोस्त है अगली बार वो भी किसी MNA MPA सहाफी का मैं जी उसका बेटा हूं, उसका भतीजा हूं। मेरा ख्याल है कि इस, और अगर उसी वक्त ही वो जो है वो कानून हरकत में आएगा और उसकी बात नहीं मानेगा, उसके दबाव में नहीं आएगा, तो सबकी हौसला शिकनी होगी। मतलब खुली बात है, मोटरवे पुलिस को जिस तरह एक नए इदारे के तौर पे मुतारफ करवाया गया था और आज किसी हद तक हम कहते हैं कि वो हमारा फख्र भी है, वहां पे आप कुछ भी हो, जब पता है कि वहां पे कोई नहीं बताता कि मैं MNA हूँ, MPA हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो घर हो गए जर्नलिस्ट के। उन्होंने चालान करना ही करना है। हाँ जी, जुनैद एक दफा सिपाही को कह बैठा ना कि मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। इसने अपनी पुरानी सहाफत के हवाले से कहा, इसने ये कहा ही है ना मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, फटाफट दूसरा सिपाही कहना शुरू हो गया और ना डरी मजाइया एंकरी ना डरी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जरा सोचो कि जब तुम वाइब्रेशन पे लगोगे तो लगेगा किसी पुराने मॉडल का डिस्पेंसर चल रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ताना नहीं दिया, दूसरा जब मैं वाइब्रेशन पे आऊंगा तो मैं अपनी बुजुर्गी को तस्लीम कर लूंगा। अब जाए तो सही वाइब्रेशन पे आप आटा गूंदने वाली मशीन लगेंगी। ये देखें। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अपनी मोहब्बत और रिवायात की
खुशबू लिए हुए हमारी चंद बुजुर्ग खवातीन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बेटा मैं पिछली दफा भी ये कहते कहते भूल गई थी जी कि ये जो आप तारुफ करवाते हैं हमारी चंद बुजुर्ग खवातीन, तो बेटा ये तारुफ कोई जरूरी तो नहीं होता। क्या मतलब? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे जहाँ दीदा आदमी हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि खवातीन जो हैं, मेरा मतलब है जो औरतें होती हैं, ये बुजुर्ग का लफ्ज तो 90 साल की उम्र में भी नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल इसमें ऐसी मोतरज होने वाली क्या बात है? वो बुजुर्गी के लफ्ज में तो बड़ी शफकत है, मोहब्बत है, और इसमें आप क्यों इतराज कर? मतलब देखिए, आप 5 में से 3 तो वाइब्रेशन पे लगी हुई हैं, तो फिर भी अभी आप कह रही हैं ये देखें। बात क्या है इतराज? बात ये है मेरा बेटा कि वैसे तो तुम हमारे बेटे हो, मगर ये शफकत और मोहब्बत जो है ना तुम्हारी इस तरह की, वो तुम रखो अपनी जेब में। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी आपको ये जो तुम वाइब्रेशन का ताना दे रहे हो हमें, ये जरा सोचो कि जब तुम वाइब्रेशन पे लगोगे तो लगेगा किसी पुराने मॉडल का डिस्पेंसर चल रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ताना नहीं दिया, दूसरा जब मैं वाइब्रेशन पे आऊंगा तो मैं अपनी बुजुर्गी को तस्लीम कर लूंगा। आप जाए तो सही वाइब्रेशन पे, आप आटा गूंदने वाली मशीन लगेंगी। ये देखें। और ये जो तुम कह रहे हो कि मैं जब वाइब्रेशन पे लगूंगा, गा कब बेटा? मुझे अच्छी तरह याद है जब तुम फरासतुल्लाह सिद्दीकी के वालिद मरहूम की फौतगी पे आए थे। फरासतुल्लाह सिद्दीकी कौन? मेरा बेटा है और वो मेजर है, उससे जुगत ना करना। अच्छा, उसके वालिद जब फौत हुए थे मरहूम, आपके शौहर? हाँ। जी हाँ, तो आप आए थे अफसोस के लिए, तो आपने बताया था कि मेरे क्लास फेलो थे वो। तो वो माशाल्लाह वो तो आखिरी 7-8 साल वाइब्रेशन पे लगे रहे हैं। फरासत साहब की अपनी रिटायरमेंट में 6 महीने रह गए। हाँ, तो इस बात पे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे क्लास फेलो के बेटे भी अब रिटायर होने वाले हो गए। आज मैंने क्या ऐसा कह दिया है आप इतनी सीख पाए? बेटा सिर्फ अर्ज ये करना चाह रही थी कि बुजुर्ग खवातीन कहना कोई जरूरी नहीं है। खातून जितनी भी उम्र की हो उसे बुजुर्ग कहा जाए तो फिर बहस चल निकलती है। वैसे भी बेटा उम्रों में क्या रखा है, ये गोगी 72 साल की है और अब भी मूंछों वाली इमली चूसती है। और बिल्कुल इमली ऐसे चूस रही होती है जैसे बिल्ला चूचा खा रहा होता है। ये दुख पीछे लग जाए तो इंसान बुजुर्ग लगना शुरू हो जाता है। अगर ये बात है तो फिर आंटी को तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दुख लगा हुआ लगता है। या दुख लगा हुआ है या ठंड लगी हुई है। ये 6-7 साल पहले मैंने अपनी छोटी बेटी आयशा का रिश्ता जब किया है, भाई रिश्ता देखने वाले जब घर आए हैं तो लड़के का बाप मुझे ही लड़की समझता रहा। कुछ खुदा का खौफ करें, देखने आप। नहीं बेटे, वो शादी के बाद पता चला कि वो पागल है। हाँ, मोहल्ले वालों ने बताया कि ये तो 2-2, 3-3 घंटे लेटर बॉक्स के साथ बातें करता रहे। सिर्फ पागल नहीं, नबीना भी होगा साथ। और ये जो तुम बेटा बरकते की बात कर रहे हो, ठंड लगी हुई है, ऐसी बात नहीं। इनके घर एक दफा डकैती हो गई थी, तो इसने मजामत की तो डाकू ने इसे छर्रा मार दिया। ये कौन से डाकू थे जो छर्रे वाली बंदूक लेके आए थे? पुत्र वो पूरे इलाके में मशहूर था ना कि बाजी घुग्गी का घर है ये। मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि आज आपको अचानक बुजुर्गी से इतनी एलर्जी क्यों हो गई है? बेटा मेरा ख्याल है कि तुम सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते। बेटा सोशल मीडिया पे देखो तो सही, हम तो अभी उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंची जैसी जैसी बुजुर्ग खवातीन सोशल मीडिया पे नन्ही मुन्नी बनी होती हैं। ओए, तो आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है? ना तो बेटा हमें क्या है,
तुम कभी गोगी के टिक टॉक देखो, इतने शौक है कि तुम दांतों तले उंगली दबा लो। बेटा गोगी ने तो गड्डी तू मंगा ले तेल में पुआनिया, उस पे भी टिकटॉक आया हुआ। मैं न मानी सीधी सादी, मुझे तो कहते हैं पोलियो वाली टीम आई है, उन्होंने कुछ बनाना है। नहीं तो किस लिए आगे आगे होती हो? वो जब भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं, अंदर से अपने पोते दोते लाने की बजाय खुद उनके आगे मुंह खोल देती है। वो भी नामुराद सारा कूलर एक ही मुंह में उंडेल के दफ्तर जाके लिख देते हैं 250 बच्चों को पिला दिए। वैसे मुझे तो ये जान के हैरत हुई है कि सोशल मीडिया आप जैसी बुजुर्ग खवातीन की दस्तरस में भी है। बेटे ये पोते दोते जो हमारे सामने ये कुत्तखाना हर वक्त करते रहते हैं, तुम यकीन मानो कि लागर बना दिया है सारी कौम को ये सोशल मीडिया ने। बिल्कुल। सब एक जगह पे बैठ के सोशल मीडिया ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ जी। वरना जब घरों में सारा खानदान इकट्ठा होता था तो सारे दिन के मामलात पे बहस करते थे, एक दूसरे को नसीहतें करनी, एक दूसरे के साथ बड़ी ही सबक वाली बातें करते थे बुजुर्ग। अब तो बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, नौजवान क्या, सब सोशल मीडिया के पीछे पड़े हुए हैं। सफिया बाजी अब तो गली मोहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, सुलह कराने वाले काम और फेसबुक पे लाइव चलाने वाले ज्यादा होते हैं। शर्म हया और पर्दा ही खत्म हो गया है। नौजवान बच्चियां ऐसी ऐसी शोखी वीडियो बना के अपनी वायरल कर रही होती हैं कि बंदे के होश उड़ जाते हैं। क्या हो गया हमारे मुआशरे को, क्या हो गया है हमारी नौजवान नस्ल को? तब नौजवान नस्ल से क्यों गिला कर रहे हैं? आप खुद बता रही हैं कि आप लोग भी इसकी ज़द में। हाँ बेटे, यही तो दुख वाली बात है कि घरों में हर उम्र का फर्द जो है वो सोशल मीडिया का दीवाना हो गया। सोशल मीडिया ने सोसाइटी को अनसोशल कर दिया। पहले बच्चे अपनी माओं से अपने दुख दर्द बयान करते थे, और जाहिर है जब माएँ जो हैं वो सोशल मीडिया यूज कर रही होंगी तो वो किसको दुख दर्द बताएंगे अपने बच्चे? और फिर इस सोशल मीडिया से ये नौजवान बच्चे जो हैं ऐसी ऐसी हरकतें सीख रहे हैं, ऐसे ऐसा फैशन, ऐसी बेहयाई, ऐसे ऐसे अजीब ये बालों के डिजाइन बना रहे हैं। हाय, अपनी गोगी के पोतों को ही देखो, उनके सरों के डिजाइन देख के लगता है कि गोगी हिटलर की बेवा है। गोगी को बातें कर रही है, तुम्हारा घर भी किसी से पीछे नहीं है। खुद ये सारा दिन कंप्यूटर पे बैठी सोशल मीडिया इस्तेमाल करती रहती है। ये तो अब बाज आई है जब इससे माउस नहीं पकड़ा जाता। इस हाथ से जब खोलती थी कंप्यूटर, साइट कोई और खोलती थी, खुल कोई और जाती थी। भाई मुझे अब क्या पता अनपढ़ औरत को कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाप उनका दुबई में होता है, वो सारा दिन छोटा सा टीवी रख के उसके आगे बैठे रहते हैं और मुझे कहते हैं कि गेमें खेल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, पेरेंट्स की नेग्लिजेंस। वालिदैन को पता ही नहीं है, लापरवाही है, पता ही नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, और अगर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वालिदैन को पता ही नहीं। यही तो बेटे यहाँ पे सबसे बड़ा गैप है कि जो वालिदैन हैं बेचारे आज के दौर के, वो इतना पढ़े लिखे नहीं है। हाँ जी। उन बेचारों को नहीं पता चल रहा कि आगे उनकी औलादें क्या गुल खिला रही हैं। वो यही समझते हैं कि पता नहीं कोई स्कूल कॉलेज का काम कर रहे हैं बैठ के। सही। और ये बच्चे ऐसे बेरारवी का शिकार हैं, टीवी के आगे बैठ के पता नहीं क्या क्या खराफात देखते रहते हैं। सोशल मीडिया के यूजेज का आलम तो घरों में ये हो गया है कि अगर आपको पूरे घर में कोई वॉशरूम खाली नजर नहीं आता, सब ऑक्यूपाइड है, तो आप खामोशी से जाके वाईफाई का स्विच ऑफ कर दें, 2 मिनट में सारे बाहर आ जाएंगे। सही कह रहे हो बेटा, अब तो बच्चे बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं और अंदर बैठ के फोन के साथ लगे रहते। ये बेटा ये सिर्फ टाइम की वेस्टेज या
اخلاق کی تباہی نہیں ہے، یہ صحت کی بہت بربادی ہو رہی ہے، آنکھوں کی بربادی، ذہن کی بربادی، جسم کی بربادی، لاغر ہو گئے ہیں سارے کے جسم۔ گراؤنڈوں اور گلیوں میں تو بچے کھیلتے اب نظر ہی نہیں آتے، تو صحت کیسے ٹھیک رہے گی؟ ہائے تباہ کر کے رکھ دیا ہے سارے معاشرے کو اس سوشل میڈیا نے۔ کتاب بینی ختم ہو گئی، گراؤنڈ ختم ہو گئی، صحت ختم ہو گئی بچوں کی۔ اور پھر یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے یہ چھچورے لڑکے ہیں، ہاں جی، یہ بزرگوں کو پاگل سمجھتے ہیں، ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا پتا کہ اس میں کیا کیا ہے۔ ارے کم وقتو، اس میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چند جو اچھائیاں ہیں وہ دوسرے معاشرے وہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو 90% اسے غلط استعمال ہی کیا جا رہا ہے۔ ہاں جی۔ ویسے جنید تمہاری فیس بک آئی ڈی کیا ہے؟ ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فون کر رہے ہیں، آپ نے بیلیں پہ بیلیں دے رہے ہیں، وہ نہیں اٹھا رہا، تو اللہ واسطے یہ سمجھ جائیں کہ یا تو وہ بندہ کسی میٹ ٹنگ میں ہے، یا اللہ نہ کرے کہیں ہسپتال کسی مریض کے پاس یا کسی جگہ ایسی پہ کھڑا ہے جہاں پہ فون نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر کوئی خاتون کسی مرد کو فون کر رہی ہے اور وہ نہیں اٹھا رہا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی ایک اچھے بھلے میسج کے اوپر سے یہ ٹرک گزار دیتا ہے۔ اچھا جی، ایک عام سی بات ہے، اس کو ہم بات تہذیبی کے زمرے میں نہیں لیتے، ویسے ہی اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کرتے ہیں نا سلام ایک دوسرے کو، السلام علیکم، یہ دعا ہے۔ ہمارے مذہبی حوالے سے اگر سوچا جائے یا دیکھا جائے تو یہ ایک دعا ہے۔ اکثر دیکھنے میں اب یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ دعا دیتا ہے آپ کو تو اس کا جواب ہے وعلیکم السلام، اللہ پاک آپ پہ بھی سلام کرے۔ تو ہم بجائے اس کا لفظوں سے جواب دینے کے منہ سے ایسے کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ اللہ معاف کرے کو ماڑا بندہ اگر آپ کو سلام کرتا ہے نا تو ایسے کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ بد تہذیبی تو ہے ہی، یہ بڑی ہی نامناسب اور گناہ والی بات ہے۔ بالکل صحیح ہو۔ آپ کو ایک بندہ اگر، چونکہ پورا حکم تو یہی ہے نا جی کہ آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ اسے کہیں وعلیکم السلام۔ اور میں بار کی جو قومیں ہیں نا جی، جو ہم کہتے ہیں جی سمائل دی، یہ وہ گورا جو ہے وہ دیکھ کے سمائل دیتا ہے، صبح صبح سارے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ سلام سے اچھی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ سمائل کیا ہے؟ سمائل فضول چیز ہے۔ یہ جو ہے چہرہ بالکل ٹھیک ہے، مسکراتے ہوئے ہر وقت وہ تو رکھنا چاہیے، مگر آپ جب صبح صبح یا کسی وقت بھی کوئی ملتا ہے تو اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو یہ تو بڑی اعلیٰ اور افضل بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج پڑنا چاہیے باقاعدہ ٹکا کے۔ آپ کو کوئی بھی بندہ نظر آتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کا واقف ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو اس سے کوئی کام ہی ہو پھر ہی آپ سلام کریں۔ ویسے بھی آپ جب اپنے معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو سلام کرتے رہیں تو آپ کو ایک تو خوشی بھی فیل ہوتی رہے گی۔ میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نتیجے میں نے دیکھی ہیں، بوریت نہیں فیل ہوگی۔ تیسرا، آپ کو سارے اپنے اپنے لگیں گے، بجائے آپ خوفزدہ سے ہمیں اداس سے پھر رہے ہوں، آپ کی لائف میں ایک مزہ شروع ہو جائے گا جب آپ ایک دوسرے کو سلام کرنا، کوئی بھی ملے، السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ یہ میں نے دیکھا ہے صبح پارک میں جو لوگ سیر کر رہے ہوتے ہیں نا جی، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ نہیں بھی کسی کو جانتے نا تو وہ پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، تو اتنا مزیدار وہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جی کہ سارے ہی اپنے ہیں، یہاں سارے ہی اپنے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس بات پہ بہت زیادہ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو زور دیں کہ بیٹے جس کو بھی آپ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ کا کوئی محلے دار یا کوئی جاننے والا ہے، کوئی چور انکل مل جاتے ہیں ان کو بھی سلام کریں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جواد وسیم صاحب جو ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں اور آرٹسٹ ہیں بڑے پیارے، وہ ان کی ڈکیتی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اس نے گن تانی ہوئی تھی، تو میں نے کہا بھائی آپ لے لیجئے جو لینا ہے۔ اس کے بعد وہ اس نے
کو گن شن ان کے ڈرائیور کو بھی ماری تو وہ آیتیں پڑھنی شروع ہو گئے. تو کہتے ہیں ایسے لگا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی, ایسے لگا ہے کہ ان کو کوئی خوفزدہ کر گیا ہے کوئی بندہ. اس طرح انہوں نے مجھے چھوڑ کے دوڑ گئے. اچھا تو میرا مطلب ہے کہ یہ اس کا ایک وزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کا ایک وزن ہے. سلام ضرور کرنی چاہیے ایک دوسرے. اس لیے جو مطلب اگر آپ اینکر بھی ہیں پروگرام کے اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا بھی کہتے ہیں کہ میں عمر میں ابھی ننا منا ہوں, تو آپ جب آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماشاءاللہ عالم آدمی ہیں, تو آپ کو چاہیے ان کو سلام کریں. میرے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں, بریک لینی ہے تو لے لو. میں نے لوگوں کو بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے. تمہاری اس حرکت سے ثابت ہو رہا ہے کہ واقعی تم بدتمیز ہو. ایسی فضول بات نہ کرو, میری عادت ہے میں ہر ایک کو سلام کرتا ہوں. نہیں آ کے تم ایک دم بس کہہ دیتے ہو السلام علیکم. آپ کو چاہیے کہ جو سینئر موسٹ دانشور ہے اس کو آ کے اکیلے کو بھی سلام کرو. سینئر دانشور پھر صرف سلام پر نہیں ٹرکتا, نہیں تو اس کو پھر چائے شائے بھی پلائیں, اللہ نے تھوڑا دیا ہوا آپ کو. چائے پر بھی نہیں ٹرکتا. یار ایک اور بات جو دوسری میں کرنی چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہی سلام جو ہے نا یہی ٹیلی فون پہ بھی یوز کریں. ہیلو مت کہا کریں, مت ہیلو کہیں. وہ بنی ہوئی ہیں چیزیں کہ ہیل وہ اس کو کہتے ہیں دوزخ کو, اور یہ وہ کی ہم کہتے ہیں. چھوڑیں ان باتوں کو. میں کہتا ہوں کہ بڑی پیاری چیز ہے. آپ فون اٹھاتے ہیں جب یا کوئی دوسرا اٹھاتا ہے, آپ کو بیل آتی ہے, آن کر کے السلام علیکم, اس میں کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے. ساتھ آپ کی زندگی میں کتنا خوشی میں اضافہ ہوگا, کتنی خوشحالی آئے گی. یہ ایک دعا ہے, ایک دوسرے کو دیتے رہا کریں. اور دوسرا ایک اور چیز ٹیلی فون سے مجھے یاد آیا جو بڑی لازمی ہے ڈسکس کرنی. اگر آپ کسی کو فون کر رہے ہیں, آپ نے بیلیں پہ بیلیں دے رہے ہیں, وہ نہیں اٹھا رہا, تو اللہ واسطے یہ سمجھ جائیں کہ یا تو وہ بندہ کسی میٹ ٹنگ میں ہے, یا اللہ نہ کرے کہیں ہسپتال کسی مریض کے پاس یا کسی جگہ ایسی پہ کھڑا ہے جہاں پہ فون نہیں اٹھا سکتا. اور اگر کوئی خاتون کسی مرد کو فون کر رہی ہے اور وہ نہیں اٹھا رہا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یعنی ایک اچھے بھلے میسج کے اوپر سے یہ ٹرک گزار دیتا ہے. قاضی افاق صاحب کہتے تھے کہ اس کو منع کرو, وہ میاں ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا تھا جی آپ کسی دن سوٹی لے کے آئے, وہ نہیں پا جاتا. جگت پہ جگت, جگت پہ جگت, جگت پہ جگت. سینئر دانشور صاحب اگر اجازت ہو تو میں وائنڈ اپ. نہیں سوری, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فون جو ہے نا جی اس پہ آپ میسج کر دیں. آپ ان نون نمبر سے فون کر رہے ہیں, اس کے پاس آپ کا فون نمبر نہیں ہے, اس لیے بھی نہیں چلو اٹھا, تو آپ اس کو میسج کر دیں, یا وہ کسی کام میں مصروف ہے. یہ ایک اچھا طریقہ. اور فون پہ سلام کرنا مت بولیں, خدا واسطے یہ بھول جائیں ہیلو کہنا. فون اٹھاتے ہی کہیں السلام علیکم جی. آئندہ میں نے خود بھی یہی کرنا ہے, میں بھی ہیلو کہہ دیتا ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات کی ہے. پوچھا گیا دنیا کا سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ جواب ملا بغیر توبہ کیے سو جانا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.